नमस्कार दोस्तों, पीआईसी जम्मू में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, खासकर बिगनर्स के लिए, जैसे 11th क्लास का स्टूडेंट या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के वो स्टूडेंट्स जो किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अकाउंटिंग उनका मेन सब्जेक्ट है। तो बेसिक टर्म्स की मीनिंग की क्लैरिटी जो है उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि आगे जितने भी अकाउंटिंग के चैप्टर्स आएंगे उनमें ये टर्म्स जो है ये बार बार रिपीट होंगी। अगर यहाँ पे मीनिंग की क्लैरिटी होगी तो बाकी के चैप्टर्स को अंडरस्टैंड करना भी बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो पूरा डिटेल में यहाँ पे जो है इन टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है मेरे को एक से ज़्यादा वीडियोस इनके लिए लेके आना पड़े, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि इनके मीनिंग को पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके मैं समझा सकूँ। इन केस अगर यहाँ पे कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे को कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं रेसिप्रोकेट ज़रूर करूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की बेसिक टर्म कैपिटल के साथ। तो पहली हमारी जो बेसिक टर्म्स है उसमें आगे हमारी कैपिटल। अब कैपिटल किसे कहते हैं? अब देखो, एक तो आपने कैपिटल सुना होगा कि किसी भी कंट्री या स्टेट की कोई इंपॉर्टेंट सिटी या टाउन, यहाँ से गवर्नमेंट जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ ऑपरेट करती हैं। जैसे हमारी कंट्री की जो कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है, सेंट्रल गवर्नमेंट वहीं से ऑपरेट करती है। बट अकाउंटिंग में यहाँ पे जो है इसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में कैपिटल का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। अब क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पे कि अकाउंटिंग के अंदर यहाँ पे कैपिटल का क्या मतलब है। अब देखो, जब भी हमें यहाँ पे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ पे जो है फंड्स चाहिए। अब बिजनेस में फंड्स कहाँ से आएंगे? सबसे पहले यहाँ पे जो ओनर होगा उसी को अपनी जेब से यहाँ पे जो है बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है तो बिजनेस के नाम पे वो लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल ओनर को ही यहाँ पे जो है अपनी तरफ से यहाँ पे बिजनेस में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो जो भी अमाउंट ओनर जो है बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है उसी को हम बोलते हैं कैपिटल। यूजुअली कैपिटल जो है वो कैश में लाई जाती है, बट अगर ओनर चाहे तो अपनी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी भी यहाँ पे जो है बिजनेस में यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कि कैपिटल जो है किसी भी रूप में कंट्रीब्यूट की जा सकती है, चाहे वो कैश में है चाहे वो काइंड में है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एक मिस्टर ए है, उसने यहाँ पे जो है कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसने यहाँ पे जो है 1 लाख रुपया कैश लाया। साथ में वो फर्नीचर लेके आ गया। मान लो फर्नीचर की कीमत जो है 50,000 है। इसके अलावा यहाँ पे जो है बिल्डिंग लेके वो आ गया। मान लो यहाँ पे जो है 2 लाख जो है बिल्डिंग की कीमत है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो है उसने बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूट किया? 3,50,000। इसका मतलब यहाँ पे जो उसने टोटल यहाँ पे जो है बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है उसी को हम बोलेंगे कैपिटल। अब कैपिटल जो है उसके रूप में यहाँ पे जो है बिजनेस में कैश आई, फर्नीचर आया, बिल्डिंग आई। तो यानी कि कुछ कैपिटल यहाँ पे कैश में आई, कुछ कैपिटल जो है वो काइंड में आई। तो जो भी यहाँ पे ओनर जो है बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, चाहे वो कैश है चाहे यहाँ पे कोई उसकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो जो भी वो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है उसी को हम बोलते हैं कैपिटल। क्लियर है? अब जो कैपिटल होती है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की लाइबिलिटी होती है। अब लाइबिलिटी कैसे हुई? अब देखो, हमारा एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अब ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है, या अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है ये डिटेल में हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इतना समझ लो कि इस प्रिंसिपल के मुताबिक हमेशा ओनर को यहाँ पे जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से अलग माना जाता है। अकाउंटिंग के अंदर हम ये मान के चलते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे ओनर एक अलग पर्सन है, ऐसे ही यहाँ पे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो भी एक सेपरेट पर्सन है। तो ओनर यहाँ पे जो भी बिजनेस को दे रहा है, जो भी यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अंदर वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो एक तरह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे जो है वो क्रेडिट दे रहा है, उधार दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे जो है ऑब्लिगेशन बनती है कि जो पैसा ओनर ने बिजनेस में लगाया है उसको यूज करके वो ओनर को उसका बेनिफिट पहुंचाए। और कल को इन केस अगर बिजनेस बंद होता है तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ओनर का लगा हुआ पैसा उसको वापस किया जाए। तो जब तक ओनर का पैसा बिजनेस के अंदर रहता है
तो वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की लाइबिलिटी है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्लिगेशन है, क्योंकि अकाउंटिंग पर्पस के लिए हम ओनर और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक सेपरेट पर्सन मानते हैं। क्लियर है। और इसको हम यहाँ पे इंटरनल लाइबिलिटी कहते हैं, यानी कि जो भी ओनर जो है बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल लाइबिलिटी मानी जाती है। इंटरनल लाइबिलिटी क्यों मानी जाती है? क्योंकि जो ओनर है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल मेंबर माना जाता है, इंटरनल पार्टी माना जाता है। इसलिए इंटरनली यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है तो वो उसकी एक तरह से इंटरनल लाइबिलिटी मानी जाती है। और ओनर की जो कैपिटल होती है उसको हम ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं, उसको हम नेटवर्थ भी कहते हैं, उसको हम यहाँ पे सिंपल इक्विटी भी कहते हैं। क्लियर है। तो इसके अलावा यहाँ पे दूसरी टर्म हमारी आ गई ड्राइंग्स। अब ये दूसरी टर्म्स है ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स क्या होती है? एक तो आपने देखा होगा ड्राइंग्स मतलब जो हम ड्राइंग बुक में कोई भी यहाँ पे पेंटिंग शेंटिंग बनाते हैं उसको भी हम ड्राइंग्स बोलते हैं। फिलहाल उसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में ड्राइंग्स का मतलब हो गया कि ओनर जो है कुछ भी बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है, चाहे वो कैश विड्रॉ करता है, चाहे वो बिजनेस से गुड्स विड्रॉ कर रहा है, या बिजनेस से कोई एसेट अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा है अपने घर पे, तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। क्लियर है। तो कहने का मतलब है कि जो भी यहाँ पे ओनर बिजनेस के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको हम कैपिटल बोलेंगे, और अगर वो पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ भी निकालता है उसको हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। क्लियर है। नंबर थर्ड इज लाइबिलिटीज। अब ये तीसरी टर्म्स आ गई हमारी लाइबिलिटीज की, कि लाइबिलिटी क्या होती है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाली चीज है। मैं इधर बैठा इसको। लाइबिलिटीज हमारी मेनली दो टाइप की होती है, इंटरनल लाइबिलिटीज और दूसरी आ गई एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। आगे जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है इसको भी फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज और दूसरा हो गया करंट लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटी को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल लाइबिलिटीज, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। आगे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को फर्दर हम सब डिवाइड कर सकते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज में। अब इन सब का मतलब क्या है? पहले हम बात करते हैं लाइबिलिटीज की, कि लाइबिलिटी जो है वो किसे कहते हैं। अब देखो, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो टोटल बोरोइंग्स होंगी, टोटल जो डेट होगा उसको हम बोलते हैं लाइबिलिटीज। मतलब जो भी यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे बाहर से किसी से उधार लिया हुआ है, चाहे वो लोन लिया हुआ है, चाहे गुड्स क्रेडिट पे लिए हुए हैं, चाहे किसी से सर्विस ली है उसकी पेमेंट भी करनी बाकी है, तो कुल मिला के जितना भी उसने बाहर वालों से उधार लिया है या दूसरे से उधार लिया हुआ है तो उसके टोटल सम को हम बोलेंगे लाइबिलिटीज। इट इज ए ऑब्लिगेशन फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको हम लाइबिलिटीज भी कह सकते हैं, टोटल बोरोइंग्स भी कह सकते हैं, या ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्लिगेशन भी कही जा सकती है। तो लाइबिलिटीज जो है वो दो टाइप की होती है, इंटरनल लाइबिलिटीज, दूसरी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। इंटरनल लाइबिलिटीज के बारे में आपको बता चुका हूँ कि जो भी यहाँ पे ओनर जो है वो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है, क्योंकि ओनर जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल मेंबर होता है, तो वो जो भी यहाँ पे बिजनेस में लाएगा तो बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी है। अब क्योंकि यहाँ पे ये लाइबिलिटी इंटरनली जनरेट हुई है इसलिए इसको हम बोलेंगे इंटरनल लाइबिलिटी। इसमें हमारी यहाँ पे आती है मेन कैपिटल या ओनर्स इक्विटी। नंबर सेकंड आ गया हमारा एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का मतलब हो गया कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी आउटसाइडर से यहाँ पे जो है बोरोइंग की है, आउटसाइडर से यहाँ पे जो उधार लिया है उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। चाहे वो किसी से लोन लिया है, चाहे बैंक से लोन लिया है, या मॉर्गेज लोन है, या उसने यहाँ पे जो है किसी से गुड्स जो है वो क्रेडिट पे लिए हुए हैं, किसी के से सर्विस ली है उसकी पेमेंट करना भी बाकी है। तो जो भी आउटसाइडर से यहाँ पे कंपनी ने क्रेडिट लिया है
तो कुल मिला के उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। अब इसमें भी दो टाइप की लाइबिलिटीज होती हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। अब नॉन करंट लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं? नॉन करंट लाइबिलिटीज का मतलब हो गया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वो ऑब्लिगेशन, वो बोरोइंग्स जो उसने लॉन्ग टर्म के बाद यहाँ पे जो है पे करनी है। लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया नॉर्मली 1 साल के बाद। तो कोई भी उधार जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने लिया हुआ है और 1 साल के बाद अगर उसको वापस करना है, ऐसी लाइबिलिटी को हम बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अब इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है लॉन्ग टर्म लोन, बैंक लोन भी हम इसमें कह सकते हैं, या इसके अलावा डिवेंचर्स भी आ सकते हैं इसमें। तो ये जो लाइबिलिटीज होती हैं इनको हम बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज। इसमें लॉन्ग टर्म लोन या बैंक लोन तो आपको समझ आ गया होगा। डिवेंचर्स के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये उनके सिलेबस में भी है। तो डिवेंचर के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अलग से इसका टॉपिक है वो लेके आएंगे। तो कुल मिला के इतना समझ लो कि जो लाइबिलिटी किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने 1 साल के बाद पे करनी है उसी को हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या नॉन करंट लाइबिलिटीज। और जो लाइबिलिटीज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने विद इन 1 ईयर पे करनी है, किसी भी फर्म ने यहाँ पे कोई ऐसी लाइबिलिटी जो है वो मतलब ऐसी लाइबिलिटी जो उसने 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है उसी को हम बोलेंगे करंट लाइबिलिटीज। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो ये जितनी भी लाइबिलिटीज का आपको मैंने एग्जांपल दी हैं ये सारी की सारी शॉर्ट टर्म है, क्योंकि विद इन 1 ईयर ये ऑब्लिगेशन जो है वो पे करनी पड़ती है। जैसे शॉर्ट टर्म लोन यानी कोई भी ऐसा लोन जो 1 साल के अंदर पे करना है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का मतलब हो गया अगर हमने सप्लायर से क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए हैं तो सप्लायर हमें यहाँ पे जो क्रेडिट देता है वो 2 4 5 महीने के लिए देगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए हमें क्रेडिट नहीं देता है। इसका मतलब जो भी हमने सप्लायर से गुड्स क्रेडिट पे लिए हैं उसको 1 2 महीनों के अंदर ही हमें यहाँ पे उसकी पेमेंट करनी है। इसलिए सप्लायर से जिससे या जिससे भी हमने गुड्स क्रेडिट पे लिए होंगे उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स जो है ये हमारी करंट लाइबिलिटी है, क्योंकि विद इन 1 ईयर हमें अपना यहाँ पे जो बैलेंस होता है वो क्लियर करना होता है। नंबर 3 आ गया बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन होता है जो बैंक से अरेंजमेंट करना पड़ता है अपनी डे टू डे रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो ये भी एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन है, इसको भी बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बताएंगे। तो फिलहाल इतना समझ लो ये भी हमारा शॉर्ट टर्म लोन होता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमें नॉर्मली 1 साल के अंदर अंदर जो है वो कवर करना होता है। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो गया? वो एक्सपेंसेस जो हमारे ड्यू हो गए हैं, हमने उसका बेनिफिट ले लिया है बट अभी हमने यहाँ पे उसकी पेमेंट नहीं की है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हमने बिल्डिंग यूज़ किया है, पूरा महीना बिल्डिंग यूज़ किया बट अभी उसका रेंट जो है वो ड्यू है, अभी पे नहीं किया है। तो इसका मतलब जो हमने लैंडलॉर्ड है उससे यहाँ पे जो है उसकी एसेट यूज़ करने के लिए उसको यूज़ भी किया बट उसकी पेमेंट अभी नहीं किया है। तो ये जो रेंट ड्यू है वो अभी हम पे नहीं किया, इसी को बोलेंगे आउटस्टैंडिंग। तो ये हो गया रेंट आउटस्टैंडिंग। ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं उनसे सर्विस ले ली है बट अभी उनको सैलरी पे करना बाकी है, तो इसका मतलब उनकी सैलरी ड्यू है तो उसको हम बोलेंगे सैलरीज आउटस्टैंडिंग। तो ऐसा कोई भी एक्सपेंस जिसका बेनिफिट हम ले चुके हैं, सर्विस ले चुके हैं बट अभी पेमेंट करना बाकी है, तो ऐसा कोई भी एक्सपेंस होगा उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो ये भी हमारी करंट लाइबिलिटीज में आता है, क्योंकि जो भी हमारी यहाँ पे जो है एक्सपेंसेस ड्यू होंगे वो भी हमने विद इन 1 ईयर पे करने ही करने हैं। ये नहीं हम कह सकते कि लैंडलॉर्ड को हम बोलेंगे भाई हम आपकी बिल्डिंग यूज कर रहे हैं, हम आपको यहाँ पे 2 साल के बाद किराया इकट्ठा देंगे। हम एम्प्लॉय को ये नहीं कह सकते कि काम करते रहो 5 साल के बाद इकट्ठी सैलरी लेना। ऐसा अगर करेंगे तो कोई भी हमें यहाँ पे अपनी सर्विस नहीं देगा, तो हमारे बिजनेस पे उसका बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है, हमारा बिजनेस बंद हो सकता है। इसलिए यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज होते हैं ये भी हमें विद इन 1 ईयर पे करने हैं, इसलिए यहाँ पे जो है ये भी करंट लाइबिलिटीज के कैटेगरी में आ गई। क्लियर है? तो अब मेरे ख्याल से लाइबिलिटीज का आपको थोड़ा जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करते हैं अगली टर्म की। अगला नेक्स्ट आ गया हमारा एसेट्स। एसेट्स 3 टाइप की होती है, नॉन करंट एसेट्स,
नंबर सेकंड करंट एसेट्स, नंबर थर्ड फिक्टिशियस एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट जो है ये भी 3 टाइप की होंगी, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, देन लोन्स एंड एडवांसेस। आगे जो फिक्स्ड एसेट्स हैं 2 टाइप की, टेंजिबल और इनटेंजिबल। करंट एसेट्स के अंदर हमारा आता है इसमें डेटर्स वगैरह, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा। इसमें हमारे आते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है एसेट्स की क्लासिफिकेशन की जाती है। तो फिलहाल पहले हम बात कर लेते हैं एसेट्स के मीनिंग की, कि एसेट्स होती क्या हैं। अब देखो, जब भी हमें कोई बिजनेस शुरू करना है तो बिजनेस शुरू करने के लिए हमें कैपिटल भी लगा दी, हमने मान लो लोन भी कहीं से ले लिया, तो क्या बिजनेस में हम पैसा लेके आए, लोन ले लिया, तो क्या हमारा बिजनेस शुरू हो जाता है? नहीं। तो सबसे पहले बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए हमें कुछ चीज़ें परचेज करनी पड़ेंगी। जैसे मान लो हमने कोई शोरूम खोलना है, उसके लिए हमें यहाँ पे बिल्डिंग चाहिए, उसके लिए फिर फर्नीचर भी चाहिए, उसके अंदर यहाँ पे छोटी मोटी मशीनें भी चाहिए, व्हीकल भी चाहिए कि भी अगर होम डिलीवरी करनी है। तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें हमें बिजनेस के लिए परचेज करनी पड़ेंगी। उसके बाद हमारी यहाँ पे जो रूटीन की एक्टिविटी है यानी कि सेल परचेज है वो शुरू होगी। तो जो भी हम प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए एक्वायर करते हैं उसी को हम बोलते हैं बिजनेस टर्म्स में या अकाउंटिंग टर्म्स में एसेट्स, यानी कि वो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती, वो क्योंकि हमने बिजनेस एक्टिविटीज करने के लिए परचेज की होती हैं और प्योरली बिजनेस पर्पस के लिए होती हैं। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपको मैंने बताया कि एक सेपरेट पर्सन होता है, तो जो भी वो एक्टिविटी करेगा अपने दम पे ही करेगा। तो इसलिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम जो भी हम यहाँ पे जो है कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं उसमें हमारा कोई पर्सनल क्लेम नहीं होता, वो प्रॉपर्टी बिजनेस की मानी जाती है और जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है उसी को हम बोलते हैं एसेट्स। क्लियर है? या हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो हमें इकोनॉमिक सोर्सेज अर्न करने में हेल्प करती है। इकोनॉमिक सोर्सेज का मतलब हो गया कि हमें जो इनकम अर्न करने में हेल्प करती है उसी को हम बोलेंगे एसेट्स। एसेट जो है वो 3 टाइप की होती हैं, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। पहले बात करते हैं नॉन करंट एसेट्स की। नॉन करंट एसेट्स का मतलब हो गया हमारी वो एसेट्स जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म तक मिलता है। लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया कि 1 साल से ज्यादा समय तक जिसका बेनिफिट हमें मिलता रहेगा, ऐसी एसेट को हम बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। इसमें भी यहाँ पे आगे कैटेगराइज किया हुआ है फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और लोन्स एंड एडवांसेस। तो यहाँ से शुरू करते हैं। लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब हो गया कि अगर आपने किसी को कोई लोन दिया है जो 1 साल के बाद ही रिकवर होगा। लोन अगर हमने लिया तो लाइबिलिटी होती है, बट अगर हमने भी किसी को लोन दिया हुआ है जिसकी रिकवरी 1 साल के बाद होगी, 1 साल से ज्यादा समय के बाद होगी, तो ऐसे यहाँ पे जो है लोन को हम यहाँ पे जो है नॉन करंट एसेट्स में रखते हैं और वो लोन्स एंड एडवांसेस की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया कि कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो 1 साल के बाद जाके मैच्योर होगी, जिसका मैच्योरिटी पीरियड जो है मोर देन 1 ईयर है, ऐसी इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और जितनी भी हमने इन्वेस्टमेंट की होंगी ऐसी वो इस कैटेगरी में आएंगी। जैसे हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, डिवेंचर्स खरीद लिए, बॉन्ड्स खरीद लिए, तो ये सारी जो इन्वेस्टमेंट है अगर ये यहाँ पे 1 साल के बाद इनका मैच्योरिटी पीरियड आता है तो दैट मीन्स दैट इज ए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आ गया फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं? फिक्स्ड एसेट्स का मतलब हो गया हमारी यहाँ पे वो एसेट्स जो हम अपने बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं और जिसका बेनिफिट हमें लंबे समय तक मिलता है।
यानी कि जिसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा समय तक मिलेगा और अपनी रूटीन एक्टिविटी चलाने के लिए जिसका यहाँ पे हम रूटीन में यूज़ करते हैं, तो ऐसी कोई भी एसेट होगी उसको हम बोलते हैं फिक्स एसेट। या हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी एसेट जो रूटीन एक्टिविटी करने के बाद हमें यहाँ पे जो है रूटीन एक्टिविटी में हेल्प करती है, प्लस हमें इनकम अर्न करने में भी हेल्प करती है, अपनी रूटीन एक्टिविटीज में इनकम अर्न करने में भी हेल्प करती है। तो ऐसी कोई भी एसेट होगी, इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे फिक्स्ड एसेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, तो ये जो सारी एसेट्स हमने परचेज की हैं ये अपनी बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी चलाने के लिए परचेज की हैं और इनका बेनिफिट तब तक मिलता रहेगा जब तक इनकी लाइफ है। लैंड एंड बिल्डिंग 50 साल लाइफ है तो 50 साल तक बेनिफिट मिलेगा, 100 साल लाइफ है 100 साल तक उसका बेनिफिट मिलेगा। फर्नीचर जब तक उसकी लाइफ होगी उसको हम यूज करता रहेंगे, व्हीकल जब तक उसकी लाइफ है उसको हम यूज करते रहेंगे, उसका बेनिफिट मिलता रहेगा, इसलिए इनका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म तक मिलेगा, इसलिए ऐसी एसेट को हम बोलेंगे फिक्स एसेट। यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है कि अगर हमने यहाँ पे कोई भी चीज बिजनेस के अंदर रीसेल के लिए लाई है तो हमारी वो फिक्स एसेट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हमारा गाड़ियों का ही कारोबार है, अब गाड़ियां सेल परचेज करना हमारा काम है, इसलिए जो व्हीकल है वो हमारी फिक्स एसेट नहीं होगी, उसको हम करंट एसेट की कैटेगरी में रखते हैं, उनको हम बोलते हैं गुड्स। क्लियर है? तो एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो भी हम अपनी रूटीन एक्टिविटीज में यूज करने के लिए एसेट लाते हैं, जिनको यूज करके हम यहाँ पे जो है रूटीन में इनकम अर्न करते हैं और जिसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक यानी कि 1 साल से ज्यादा समय तक मिलेगा, और जो रीसेल के लिए नहीं होती हैं, ऐसी एसेट को हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। क्लियर है? इसमें भी दो टाइप है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं? टेंजिबल एसेट्स का मतलब हो गया वो एसेट्स जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जो हमें दिखाई देती हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ऐसी कोई भी एसेट होगी उसको हम बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। एग्जाम्पल वही है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, तो ये सारी यहाँ पे जो एसेट्स हैं ये टेंजिबल फिक्स एसेट की कैटेगरी में आती है, क्योंकि इनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो ऐसी एसेट जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो वो सारी की सारी एसेट जो है वो टेंजिबल फिक्स एसेट कहलाती हैं। तो इसमें हम एग्जांपल में लिख देता हूँ लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। दूसरा हो गया इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं? वो एसेट्स जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जो हमें दिखाई नहीं देती, जिसको हम टच नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते, बट क्योंकि इसके लिए हमने पेमेंट की है, बिजनेस में यहाँ पे जो है इनका यूज होगा, इनको यूज करके हम इकोनॉमिक सोर्सेज अर्न करेंगे, इसलिए यहाँ पे ऐसी एसेट को बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये एक तरह के स्पेशल राइट होते हैं जो हमने यूज करने के लिए एक्वायर किए होते हैं। कई बार हम यहाँ पे जो है इनको आउटलेट इसकी परचेज कर लेते हैं, कई बार हम यहाँ पे जो है एग्रीमेंट करके इसको यहाँ पे जो है एक तरह से किराए पे लेते हैं यूज करने के लिए। तो अगर हमने यहाँ पे इनको यूज करने के लिए किसी से एक्वायर किया है, उसके लिए पेमेंट की है, तो ऐसी एसेट को हम बोलते हैं इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। इसकी कैटेगरी में क्या क्या आएगा? इस कैटेगरी में आ गया आपका गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स। तो जो गुडविल है, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स जो है इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे एक स्पेशल राइट है जो खरीदने वाले को यहाँ पे यूज करने के लिए दिया जाता है, और एक डॉक्यूमेंट के रूप में यहाँ पे इसकी ओनरशिप हमारे पास पड़ी रहती है। तो इसलिए यहाँ पे जो है ये सब इंटेंजिबल एसेट्स ही होती हैं। अब जैसे एग्जांपल गुडविल के लेते हैं। गुडविल क्या है? बिजनेस की रेपुटेशन। तो अगर यहाँ पे हमने कोई बिजनेस शुरू किया, उस समय में कोई नहीं जानता था, बट धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे यहाँ पे जो बिजनेस आगे बढ़ता रहा, परफॉर्मेंस हमारी अच्छी होती गई, अब मार्केट में हमारा एक नाम बन गया, हमारी रेपुटेशन के कारण जो है कस्टमर हमारे पास आने लगा। तो कल को अगर हम अपना बिजनेस बेचते हैं तो हमें बिजनेस की बाकी एसेट के साथ साथ उसकी रेपुटेशन की कीमत भी मिलेगी। तो जिसको भी हम यहाँ पे जो है अपनी रेपुटेशन बेचेंगे, वो हमारी रेपुटेशन को यूज करके जो है और इनकम अर्न करेगा। तो क्योंकि उसने रेपुटेशन के लिए पे किया है, तो इसका मतलब जो रेपुटेशन उसने एक्वायर की है या हमने सेल की है वो एसेट है। हमने एसेट बेच दी, उसने एसेट एक्वायर की। अब क्योंकि ये दिखाई नहीं देती,
इसलिए यहाँ पे जो है इंटेंजिबल एसेट की कैटेगरी में आती है और इसको हम बोलते हैं गुडविल। दूसरे एग्जांपल ले लेते हैं कॉपीराइट की। अब कॉपीराइट क्या है? अगर हमने यहाँ पे कोई बुक लिखी है, नॉवल लिखा है, कोई सॉन्ग लिखा है या कोई स्टोरी लिखी है और हम चाहते हैं यहाँ पे कि भाई ये जो लिटरेचर हमने लिखा है इसको कोई दूसरा यूज ना कर सके हमारी परमिशन के खिलाफ बिना, मतलब कोई इसको चुरा के अपने नाम से पब्लिश करना ना शुरू कर दे, इसके लिए जरूरी है कि इसको अपने नाम से रजिस्टर करवाया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो है कॉपीराइट एक्ट बना रखा है। तो उस एक्ट के तहत जो है कोई भी लिखा हुआ लिटरेचर हम अपने नाम से रजिस्टर करवा सकते हैं, जो ओरिजिनल हमारा होगा उसको अपने नाम से हम रजिस्टर करवा सकते हैं। तो एक बार अगर उस एक्ट के अंदर हमारी रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो हमें एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता है उस लिटरेचर के ऊपर, हमारी परमिशन के बिना कोई उसको दूसरा यूज नहीं कर सकता। कोई भी पब्लिशर अगर उसको पब्लिश करना चाहेगा तो पहले हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी, हमसे एग्रीमेंट करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे जो है उसको वो यूज कर सकता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो इलीगल होगा, मतलब हमारी परमिशन के बिना ही अगर उस लिटरेचर को वो यूज करता है तो वो इलीगल होगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो कॉपीराइट जो है वो एक एक्सक्लूसिव और स्पेशल राइट बन जाता है ओनर का, और वो उसकी क्योंकि वो दिखाई नहीं देता तो इसलिए यहाँ पे जो है उसकी इंटेंजिबल एसेट है। ऐसे ही यहाँ पे पेटेंट्स की बात करते हैं। पेटेंट्स क्या है? अगर हम कोई भी इन्वेंशन करते हैं और अपने नाम से उसको अगर रजिस्टर कराना चाहते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने पेटेंट एक्ट बना रखा है। उस एक्ट के मुताबिक उसको अपने नाम से हम रजिस्टर करवा सकते हैं, क्योंकि हम उसको अगर रजिस्टर नहीं करवाएंगे तो कोई भी हमारा फार्मूला यहाँ चुरा के जो है उसको यूज कर सकता है और हम कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास प्रूफ नहीं होगा उसकी ओनरशिप का। बट अगर हम यहाँ पे जो उसको अपने नाम से रजिस्टर करवा लेते हैं पेटेंट एक्ट के अंदर, तो हमारा उसके ऊपर एक्सक्लूसिव राइट होगा, उसके ऊपर हमारी ओनरशिप होगी, और अगर कोई दूसरा इसको यूज करना चाहता है तो हमारी परमिशन पहले लेनी पड़ेगी, हमसे एग्रीमेंट करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता, इसके बिना उसको यूज करता है तो इलीगल, उसके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है। तो पेटेंट राइट भी हमारी यहाँ पे जो है इंटेंजिबल एसेट है, क्योंकि ये भी हमारी यहाँ पे दिखाई नहीं देती। अगर हमने यहाँ पे जो है खुद इन्वेंशन की है बिजनेस ने, तब भी उसकी एसेट, और अगर हमने किसी से एक्वायर किया हुआ है, पेटेंट राइट एक्वायर किया, कॉपीराइट एक्वायर किया, तो उसका मतलब हमने यहाँ पे जो है ये चीज पेमेंट करके खरीदी है अपने बिजनेस में यूज करने के लिए, अपनी रूटीन एक्टिविटी चलाने के लिए, तभी हमारी एसेट होती है। ऐसे ही ट्रेडमार्क्स है। ट्रेडमार्क जैसे बिजनेस के अंदर लोगो वगैरह यूज होता है। अब कई सारे कस्टमर जो है वो लोगो को देख के यहाँ पे प्रोडक्ट की पहचान करते हैं, इसलिए लोगो जो है बिजनेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और हम चाहते हैं कि हमारा जो लोगो है वो दूसरा यूज ना करें। इसके लिए यहाँ पे जो है उसको रजिस्ट्रेशन उसकी कराना जरूरी है। तो जब हमारे नाम से वो रजिस्टर्ड हो जाता है तो हमारे यहाँ पे जो है उसको हम बोलते हैं ट्रेडमार्क, और हमारी वो इंटेंजिबल एसेट है, क्योंकि अगर हमारी परमिशन क्योंकि हमारा उसके ऊपर एक स्पेशल राइट बन जाता है उस लोगों के ऊपर कि वो हम ही यूज कर सकते हैं, हमारे बिना कोई दूसरा उसको यूज नहीं कर सकता, अगर करता है तो इलीगल होगा। अब क्योंकि ये सारे राइट्स हमें दिखाई नहीं देते, इसलिए यहाँ पे जो ये इंटेंजिबल एसेट की कैटेगरी में आती हैं। ऐसे ही यहाँ पे दूसरी कैटेगरी हमारी आ गई एसेट्स की करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स कौन सी होती हैं? करंट एसेट्स का मतलब हो गया कोई भी ऐसी एसेट्स जो हमें शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए एक्वायर किया है, जिसको हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म में ही यूज कर लेंगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी एसेट जिसको विद इन 1 ईयर बिना उसकी वैल्यू के लॉस हुए हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई भी एसेट होगी उसको हम बोलते हैं करंट एसेट्स। तो नॉर्मली यहाँ पे 1 साल के अंदर अंदर यहाँ पे जो है ये एसेट हमें यहाँ पे जो है यूज करनी होती है। इसमें यहाँ पे जैसे डेटर्स आ गया, स्टॉक आ गया, बिल रिसीव आ गया, प्रीपेड एक्सपेंस आ गया, तो ये सारी यहाँ पे जो है करंट एसेट की एग्जांपल है। इसमें मैं एक एग्जांपल आपको बताऊंगा इसमें डेटर्स की। अब डेटर्स कौन होता है? डेटर्स का मतलब हो गया जिसको हमने यहाँ पे क्रेडिट दिया है। अगर हमने यहाँ पे क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किए हैं तो जिस कस्टमर से हमने पेमेंट लेनी है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेटर्स। अब अगर हम यहाँ पे किसी को क्रेडिट देते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए क्रेडिट नहीं देंगे, हम उसको साल, 2 साल, 3 साल के लिए क्रेडिट नहीं देंगे। क्रेडिट जो होता है वो 1-2 महीने के लिए ही दिया जाता है, और उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कस्टमर जो है हमें हमारी पेमेंट करेगा। इसका मतलब 1 साल के अंदर अंदर ही यहाँ पे जो है ये कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे और बिना वैल्यू के लॉस हुए कन्वर्ट होंगे। कहने का मतलब है कि अगर हमने अपने कस्टमर को 10,000 के यहाँ पे गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड किए हैं तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 2 महीने के बाद हमें 10,000 पूरा मिलेगा। वो ना दे या हमारा पैसा खा जाए वो अलग चीज़ है, बट हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 10,000 जो है वो पूरा का पूरा हमें मिलेगा। तो इसका मतलब बिना वैल्यू के लॉस हुए यहाँ पे जो है ये आसानी से यहाँ पे 1 साल के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है? ऐसे ही हम स्टॉक की बात कर लेते हैं। स्टॉक
नॉर्मली जो भी बिजनेसमैन स्टॉक लाता है वो 1 साल के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ करने के लिए लाता है, इतना ही स्टॉक रखता है जितना उसका 1 साल के अंदर अंदर बिक जाए। हम यहाँ पे जो है ये कभी नहीं करते हैं कि 5 साल का यहाँ पे स्टॉक जो है इकट्ठा डाल रहे हैं, उसका यहाँ पे बिजनेस जो है करना शुरू करते हैं। जितनी हमारी जरूरत होगी, जरूरत के मुताबिक हमारी जितनी रिक्वायरमेंट होगी, उतना ही हम यहाँ पे जो गुड्स मार्केट से परचेज करेंगे। तो इसलिए स्टॉक भी नॉर्मली 1 साल के अंदर में कैश में कन्वर्ट कर दिया जाता है और बिना उसकी वैल्यू के लॉस हुए यहाँ पे जो है हम इसको कैश में कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे जो है ये भी करंट एसेट्स की कैटेगरी में आता है। क्लियर है? तो करंट एसेट का मतलब हो गया कि कोई भी ऐसी एसेट्स जिसको बिना उसकी वैल्यू के लॉस हुए आसानी से हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी एसेट जिसको हमने शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए एक्वायर किया है, शॉर्ट टर्म में ही इसको डिस्पोज ऑफ करना है, तो ऐसी एसेट को हम बोलते हैं करंट एसेट्स। क्लियर है? इसमें एक चीज और भी है। अब देखो आप कहोगे कि यहाँ पे 1 साल के अंदर अंदर आसानी से बिना इसकी वैल्यू के लॉस हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप ये भी तो कह सकते हो भाई यहाँ पे जो हमारी बिल्डिंग है, हमारा फर्नीचर है, उसको भी तो जब चाहे हम बेच सकते हैं। भाई उसको बेच जरूर सकते हैं, बट उसकी वैल्यू में लॉस होगा। अगर हम यहाँ पे जल्दबाजी करेंगे तो उसकी वैल्यू में लॉस होगा। नॉर्मली इन एसेट को बेचने में टाइम लगता है। अगर मान लो मेरे पास 50 करोड़ की बिल्डिंग है, तो ये नहीं है कि आज मैं अगर यहाँ पे उसको सेल करना चाहूंगा तो मेरे को रातों रात ही यहाँ पे जो है उसका कस्टमर मिल जाएगा। मेरे को पहले सर्च करना पड़ेगा, इसमें टाइम लगेगा, और अगर मैं जल्दी से जल्दी बेचना चाहूंगा तो मेरे को यहाँ पे कम रेट पे उसको बेचना पड़ेगा, यानी कि वो कैश में तो कन्वर्ट हो सकती हैं पर उसकी वैल्यू में लॉस होगा। तो इसलिए इस चीज को समझना जरूरी है कि करंट एसेट्स हम उन्हीं को बोलते हैं जिनको 1 साल के अंदर अंदर बिना उसकी वैल्यू के लॉस हुए आसानी से हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो करंट एसेट है। क्लियर है? तो अब जैसे मान लो जैसे कोई प्रॉपर्टी डीलर है। अब प्रॉपर्टी डीलर है, उसका काम है यहाँ पे लैंड का सेल परचेज करना। तो लैंड की जब वो सेल परचेज करेगा, जो भी लैंड एक्वायर करेगा, तो उसकी कोशिश है कि उसको यहाँ पे जल्दी से जल्दी बेचा जाए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे परचेज करेगा, तो उस केस में लैंड उसकी यहाँ पे जो है वो करंट एसेट हुई। बट अगर हम यहाँ पे लैंड को सेल परचेज करना हमारा बिजनेस नहीं है, हम बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी करने के लिए यहाँ पे लैंड एक्वायर कर रहे हैं, बिल्डिंग एक्वायर कर रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पे जो है उसको जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर का काम है लैंड की सेल परचेज करना। उसके पास तो यहाँ पे जो है ऑलरेडी एक सिस्टम बना होगा, एक उसका सर्कल चला होगा जिसके तहत वो सेल परचेज करता है, तो वो जमीन को यहाँ पे जो है जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ कर सकता है। और उसका वो बिजनेस है, रूटीन एक्टिविटी, मतलब उसका जो मेन बिजनेस है वो लैंड की सेल परचेज करना ही है। तो उस केस में यहाँ पे लैंड जो है एक तरह का उसका स्टॉक है, तो वो करंट एसेट में आएगी। बट अगर हमारा यहाँ पे बिजनेस नहीं है, हमने बिजनेस के लिए वो एक्वायर की है, और अगर हम यहाँ पे जो है अब बिजनेस के लिए उसको यूज नहीं करना चाहते, बेचना चाहते हैं, तो उसको बेचने में फिर उस केस में हमें टाइम लगेगा, और अगर जल्दी बेचेंगे तो उसकी वैल्यू को लॉस होगा। तो ये डिफरेंस है फिक्स एसेट और करंट एसेट में, इस चीज का ध्यान रखना। अब तीसरा हमारा आ गया यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट्स। अब फिक्टिशियस एसेट्स की बात हम यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी थोड़ा डिटेल में समझने वाला कंसेप्ट है, तो अभी मैं अगर बात करूंगा तो ये आपको समझ नहीं आएगा। तो इसको हम अलग से अलग वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मैंने आज आपको यहाँ पे जो है एक तो कैपिटल के बारे में बताया, दूसरा ड्राइंग्स के बारे में बताया, तीसरा लाइबिलिटीज के बारे में बताया, और चौथा यहाँ पे एसेट्स के बारे में बताया, और डिटेल में यहाँ पे जो है इसको डिस्कस किया। इसके अलावा और भी काफ़ी क्वेश्चन के बारे में बताने के लिए, जो साथ साथ मैं आपको यहाँ पे जब टॉपिक में जहाँ भी इसकी ज़रूरत होगी तो मैं आपको साथ साथ इनके बारे में बताता जाऊँगा। तो इसके अलावा यहाँ पे जो और टर्म्स हैं उसके लिए मैं नेक्स्ट अपना वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो इसी टॉपिक को हम यहाँ पे जो है उसमें कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, इसमें से अगर आपको यहाँ पे कुछ सीखने को मिला, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।